हेलो दोस्तों, पवन टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। पेन पेपर हाथ में है, 10वां का सिलेबस साथ में है, तो बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ। हम लोग इसके पहले यूरोप में राष्ट्रीयवाद के पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 और 4 हम पढ़ चुके हैं। यह आपका पार्ट 5 है। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इससे जाके इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिया होगा पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 और 4 का, वहाँ पर से जाकर आप देख सकते हैं। तो हम लोग आज इसके पहले हम लोग पढ़े थे यूनानी का आक्रमण या यूनानियों का एकीकरण। हम लोग आज पढ़ेंगे हंगरी में एकीकरण किस तरीके से हुआ। तो करा राष्ट्रीयवाद भावना के प्रसार का रूप हंगरी में भी नज़र आया है। हंगरी पर ऑस्ट्रिया पुनः प्रभुत्ता था। 1848 ईस्वी की क्रांति के प्रभाव से यहाँ भी राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत हुई। यहाँ भी कहाँ, हंगरी में भी 1848 ईस्वी में जब क्रांति हुआ था वहाँ से ऑस्ट्रिया में और हंगरी में, वहाँ से भी यहाँ पर क्या हुआ, आंदोलन की शुरुआत हुआ। और हंगरी और ऑस्ट्रिया किसका है? हंगरी पर कौन अधिकार कर रहा था? ऑस्ट्रिया अधिकार किए हुए था। तो इसका प्रभाव भी पड़ा किस पर? हंगरी पर। अब हंगरी भी चाहता था कि कैसा राष्ट्र बने, यह एक राष्ट्रीयता के आंदोलन में शुरुआत करे, या कहने का मतलब एकीकरण बने। कर आंदोलन का नेतृत्व कोसुथ तथा फ्रांसिस ड्यूक नामक क्रांति के द्वारा किया जा रहा था। हंगरी में आंदोलन किसके नेतृत्व के द्वारा किया जा रहा था? तो हंगरी में आंदोलन जो था, जो कोसुथ और फ्रांसिस ड्यूक के नामक क्रांतिकारियों द्वारा संचालित किया जा रहा था। कोसुथ लोकतांत्रिक विचार का समर्थक था। जो कोसुथ था, कैसा विचार का समर्थक था? लोकतांत्रिक विचार का समर्थन था। उसने वर्गहीन समाज, क्लासेज सोसाइटी के अपने विचारों को जनता तक पहुंचाना शुरू किया, जिस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। ये पूरा अपने विचार जो था वर्गहीन समाज, यानी कि जिसको सोसाइटी में नहीं रखा जाता था, नीचे सोसाइटी को माना जाता था, उसके यहाँ जाकर कोसुथ जो था अपने विचार को बारे में बताते थे और विचार को कहते थे कि हंगरी में भी अब क्या होना चाहिए, एकीकरण होना चाहिए, राष्ट्रवाद बनना चाहिए, जिस पर प्रतिबंध लगाया गया। और जब यह कार्य करते थे तो वहाँ का जो शासन कौन था? ऑस्ट्रिया, उस पर उसका प्रभुत्व जमाया हुआ था। तो ऑस्ट्रिया के द्वारा इस पर क्या कर दिया गया? प्रतिबंध लगा दिया गया कि आप जाकर इस तरीक़ा से नहीं कर सकते हैं, सभी को बता सकते हैं। फ्रांस में लुई फिलिप के पतन का, फ्रांस में कौन से था? लुई फिलिप जब पतन हुआ था, हंगरी के राष्ट्रवादी आंदोलन पर विशेष प्रभाव पड़ा। जब फ्रांस में लुई फिलिप का क्या हुआ था? पतन हुआ था, यहाँ इसको राष्ट्र को छोड़ना पड़ा था, इसका अधिकार छोड़ना पड़ा था। तब वही पतन होने से जो उसके बगल में क्या था, हंगरी था, उस पर भी क्या पड़ा? प्रभाव पड़ा। किसका? राष्ट्रवाद आंदोलन का प्रभाव पड़ा। कोसुथ ने ऑस्ट्रिया आधिपत्य का विरोध करना शुरू किया। इसने क्या किया? आधिपत्य का विरोध करना शुरू किया तथा व्यवस्था में बदलाव की मांग करने लगा। इसका प्रभाव हंगरी और ऑस्ट्रिया दोनों देशों की जनता पर पड़ा। जब यहाँ पर क्या हुआ था, कोसुथ जो थे वहाँ पर क्या चीज़ का मांग करने लगे? यहाँ पर बदलाव का व्यवस्था को, जो पहले जिस तरीका की व्यवस्था चल रहा था उस व्यवस्था को कहें हटाकर नई व्यवस्था लाना है। और वो नई व्यवस्था क्या था? राष्ट्र का एकीकरण, समाजवाद था। इसका प्रभाव हंगरी और ऑस्ट्रिया पर भी पड़ा। किस पर पड़ा? हंगरी पर भी पड़ा और ऑस्ट्रिया पर भी पड़ा। वो तो पढ़ना है क्यों पड़ा? हंगरी पर प्रभाव इसलिए पड़ा कि हंगरी के ही जो थे कोसुथ, जो इसकी स्वतंत्रता की मांग कर रहे थे, और ऑस्ट्रिया पर प्रभाव इसलिए पड़ा कि हंगरी में शासन कौन कर रहा था? ऑस्ट्रिया कर रहा था, और इसी से मांगा जा रहा था। जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भारत में अभी फिलहाल में कौन सा विद्रोह चल रहा है? क्रांति कह सकते हैं कि किसान आंदोलन चल रहा है। इस आंदोलन पर किसका प्रभाव पड़ेगा? इस आंदोलन का प्रभाव भारत के प्रधान जो शासक हैं, कौन है अभी भारत में शासन किसका? प्रधानमंत्री कौन है? पीएम नरेंद्र मोदी पर प्रभाव पड़ रहा। इसके साथ यूएनए संयुक्त राष्ट्र संघ पर भी इसका प्रभाव पड़ रहा है, जिसके कारण यहाँ राष्ट्रीयता के पक्ष में
आंदोलन शुरू हो गया। यही कारण है कि राष्ट्रीयता के पक्ष में क्या होने लगा, आंदोलन शुरू होने लगा। यहाँ के लोग क्या चीज़ चाहने लगे कि यहाँ क्या हो, राष्ट्रीयता का एक राष्ट्र बनाया जाए। अतः 31 मार्च 1848 ईस्वी की घटना है। 31 मार्च 1848, ध्यान देने योग्य बात आपको यहाँ है, आप इसे याद कर लें, रट ले है ने, आप इसे पॉकेट में रखे रहे। 31 मार्च 1848 को ऑस्ट्रिया की सरकार ने हंगरी के कई बातें मान ली। जब हंगरी में आंदोलन ज़्यादा होने लगा तो ऑस्ट्रिया की सरकार क्या कर लिया, हंगरी के बहुत सारे बातों को क्या कर लिया, मान लिया, जिसके अनुसार स्वतंत्र मंत्री परिषद की मांग स्वीकार किया। और वहाँ पर कहा कि मंत्री परिषद ऐसा मंत्री परिषद होगा जो क्या होगा, मूल रूप से स्वतंत्र होगा, उस पर ऑस्ट्रिया का कोई हक नहीं होगा, ऑस्ट्रिया का कोई अधिकार नहीं होगा। यह कहाँ किसकी बात माना गया, हंगरी के बात माना गया। इसमें केवल हंगरी के सदस्य ही नहीं सम्मिलित किए गए, प्रेस के स्वतंत्रता भी गया, मंत्री परिषद को भी स्वतंत्रता मिल गया, और प्रेस के स्वतंत्रता यानी न्यूज़पेपर वाले को भी स्वतंत्रता मिल गया कि अब वो छाप सकते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सेना की स्थापना, और इसी के बाद 31 मार्च 1848 में ही राष्ट्रीय सुरक्षा के भी सेना की स्थापना हुआ, जिसको हम लोग कहते हैं सैनिक का भी स्थापना हुआ। समानती प्रथा समाप्त कर दिया, और समानती प्रथा था वहाँ क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया। ये था कहाँ, हंगरी में, इसको समाप्त कर दिया गया। तथा प्रतिनिधित्व सभा डायटन की बैठक प्रतिवर्ष राजधानी बुडापेस्ट में बुलाया गया। यानी हंगरी की राजधानी कौन सी हो गया, बुडापेस्ट। कौन पेस्ट, बुडापेस्ट। यानी अगर हंगरी मतलब भूखा, अगर आप भूखा लगे तो कुछ करेंगे, पहले ब्रश करेंगे, तो ब्रश करेंगे कौन से, पेस्ट से करेंगे। तो कौन पेस्ट, पेस्ट बहुत दिन का हो गया था, बुडापेस्ट हो गया था, इसलिए याद रखेगा हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट। जैसे ही भूख लगेगा तो कुछ करेंगे, पेस्ट करेंगे, ब्रश करेंगे, तो हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट। प्रतिनिधि सभा, यहाँ का बुडापेस्ट था, बुडापेस्ट में कौन सी था, डायटन सभा। जिस प्रकार से हम लोग अपने सभा को बोलते हैं, मंत्रिपरिषद के सभा को क्या बोलते हैं, संसद बोलते हैं, उसी प्रकार यहाँ क्या है, डायटन है। कहाँ के, हंगरी के मंत्रिपरिषद के सभा को क्या कहते हैं, डायटन। ये है कहाँ, बुडापेस्ट में है, में बुलाने की बात स्वीकार की गई। इस प्रकार इन आंदोलन को हंगरी के राष्ट्रीय असीमता प्रदान हुआ। यही इसी तरीक़ा से हंगरी में क्या हुआ, राष्ट्रीयता प्राप्त हो गया। आगे हम लोग देखते हैं, आगे चलते हैं पोलैंड। पोलैंड में किस प्रकार से हुआ, आप लोग है ना, पोलैंड में देखते हैं कि आप लोग जानते ही हैं कि एक आपका जो फ्रेंड जो कपड़ा पहनेगा, नया कपड़ा खरीदेगा, तो आप भी कहेंगे कि पापा मेरे को भी क्या चाहिए, नया कपड़ा चाहिए। उसी प्रकार हंगरी भी बगल में था, हंगरी को राष्ट्रीयता मिला, तो उसके बगल में पोलैंड था, उसका साथी ये बगल में, तो भी पोलैंड भी कहा हमको भी अब क्या चाहिए, राष्ट्रीयता चाहिए। पोलैंड में भी राष्ट्रवादी भावना के कारण रूसी शासन के विरुद्ध विद्रोह शुरू हो गया। यानी कि पोलैंड पर कौन शासन कर रहा था, रूस शासन कर रहा था, इसका भी क्या हो गया, विद्रोह शुरू हो गया। 1830 की बात है, ध्यान देने योग्य बात, 1830 की क्रांति का प्रभाव यहाँ के उत्तरवादियों पर भी व्यापक रूप से पड़ा था, परंतु इसे इंग्लैंड तथा फ्रांस की सहायता नहीं मिली थी। अगर इंग्लैंड और फ्रांस की सहायता पोलैंड को मिल जाता तो ये भी रूस से क्या हो जाता, स्वतंत्र हो जाता। लेकिन उस समय पोलैंड को इंग्लैंड और फ्रांस की सहायता नहीं मिली थी। अतः इस समय रूस ने पोलैंड के विद्रोह को कुचल डाला, और जब किसी का पोलैंड का समर्थन नहीं मिला, उस समय इंग्लैंड और फ्रांस क्या था, शक्तिशाली देश था, और इसका समर्थन पोलैंड को नहीं मिला, तो क्या हुआ, जब क्रांति उठा 1830 में क्रांति यहाँ भी हुआ, लेकिन रूसी के शासन के द्वारा इसे कुचल दिया गया, यानी दबा दिया गया। उसी प्रकार हम लोग देखते हैं बोहेमिया। कौन मियाँ, बोहेमिया। दोस्तों मेरे साथ बोलिए तो आपको इंटरेस्ट भी लगेगा, अच्छा भी लगेगा। कौन मियाँ, बोहेमिया। तो देखते हैं, बोहेमिया जो ऑस्ट्रियाई शासन के अंतर्गत था। बोहेमिया जो था क्या, किसके, ऑस्ट्रियाई, यानी बोहेमिया पर शासन किसे का, ऑस्ट्रिया का शासन था। में भी हंगरी के घटनाक्रम का प्रभाव, और जब हंगरी में घटना हुआ था उसका प्रभाव किस पर पड़ा, बोहेमिया पर पड़ा, क्योंकि हंगरी में कौन शासन कर रहा था, हंगरी में शासन कर रहा था ऑस्ट्रिया। तो ऑस्ट्रिया, इसको तो यहाँ पे भी प्रभाव पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, जी सर पड़ेगा।
करा बोहेमिया की बहुसंख्यक चेक जाति की स्वायत्ता शासन की मांग को स्वीकार किया गया, परंतु आंदोलन के हिंसात्मक रूप धारण कर लिया गया। इसका शासन को जितना था मांग का पूरा स्वीकार कर लिया गया, लेकिन फिर भी ये बहुत बड़े विकराल रूप में आ गया, जिसके कारण ऑस्ट्रिया द्वारा क्रांतिकारियों का सख्ती से दमन कर दिया गया। इस प्रकार बोहेमिया में होने वाले क्रांति आंदोलन की उपलब्धि अस्थायी न रह सकी और धीरे धीरे यह भी चलता गया। उसी प्रकार से क्या होगा, एक समय ऐसा आएगा कि है ना, ऑस्ट्रिया को यहाँ से हटकर बड़ा क्रांति आएगा, ऑस्ट्रिया को यहाँ से हटकर जाना पड़ेगा और बोहेमिया भी क्या हो जाएगा, स्वतंत्र हो गया। फिर हम लोग देखेंगे परिणाम क्या हुआ, कराए जब इस सारा आंदोलन हुआ उसका कुछ न कुछ तो परिणाम होगा। तो इसका परिणाम यह हुआ कि यूरोप में राष्ट्रीयता की भावना का विकास तो फ्रांसीसी क्रांति के गर्भ से ही आरंभ हुआ, जो पूर्ण रूप से यूरोपीय राष्ट्रीयों के एकीकरण के रूप में सामने आया। यानी परिणाम हुआ कहाँ से निकला, फ्रांसीसी के क्रांति से ही पूरे यूरोप में क्या हुआ, राष्ट्रीयता का भावना का उजागर हुआ, पूरे यूरोप के एकीकरण के रूप में सामने आया। फलस्वरूप कई बड़े एवं छोटे राज्यों का उदय हुआ। इसी समय वहाँ पर यूरोप में बहुत सारे छोटे राज्य भी बने और बड़े बड़े राज्य का उदय हुआ बने। राष्ट्रीयवादी प्रवृत्तियों का नकारात्मक पक्ष 21वीं शताब्दी में अंत हो गया। यानी जो भी चाहता था कि राष्ट्रवाद ना हो, नकारात्मक ना हो, उसका 19वीं सदी में ही सब सारा का नेताओं का क्या हो गया था, अंत हो गया था, यानी खत्म हो गया था। उत्तरार्ध तक संकीर्ण राष्ट्रवाद के रूप में उभर कर सामने आया। प्रत्येक राष्ट्र की जनता और शासक के लिए उनका राष्ट्र ही सबसे बड़ा हो गया। अब 19वीं शताब्दी के बाद हर एक वहाँ के जनता भी और वहाँ के नेता भी किसके लिए सब हो गया, जो किसके राष्ट्र के प्रति उत्तरदायित्व हो गया। इसके लिए वे किसी हद तक जाने के लिए तैयार रहने लगे। इसके परिणाम स्वरूप बाल्कन क्षेत्र के छोटे छोटे राज्य एवं जातियों समूह में भी यह भावना जोर से पकड़ने लगी। और जब ये इन लोग भी देखा कि फ्रांस में हो गया, हंगरी में हो गया, बुडापेस्ट में हो गया, जर्मनी में हो गया, इटली में हो गया, यूनान में हो गया, सभी जगह जब क्रांति हो गया और एकीकरण हो गया, तो यहाँ बाल्कन जो क्षेत्र था वहाँ के छोटे राज्य भी क्या करने लगे, अपने जातियों के समूह में भी भावना जागने लगे या वो भी एकीकरण करने का प्रस्ताव प्राप्त करने लगे। यह भावना जो जोर पकड़ने लगी। दूसरी तरफ बड़े यूरोप राज्यों तथा जर्मन, इटली, फ्रांस, इंग्लैंड जैसे देशों में राष्ट्रवाद की भावना इतनी बढ़ गई कि उनमें समाजवादी प्रवृत्ति का प्रादुर्भाव होने लगा। यानी कि अब यहाँ जो दूसरे पर शासन करता था उस पर भी अब क्या होगा, इतने कस के राष्ट्रीय भाव का भावना हो गया कि अब जो राष्ट्रीय भाव के नकारात्मक सोच के विचार के थे उसका एकदम अंत ही हो गया लगा। हालांकि इन साम्राज्यवादी प्रवृत्तियों के लिए यूरोप में होने वाली औद्योगिक क्रांति उतना ही जिम्मेवार थी जितना कि अन्य कारण थे। और यही कारण था कि उस समय वहाँ पर क्या होने लगा था, औद्योगिक क्रांति, यानी कि उद्योग में सभी देशों आगे बढ़ने लगे, आगे जाने लगे। इस प्रवृत्ति में ने सर्वप्रथम एशिया एवं अफ्रीका देशों को अपना निशाना बनाया। यही चीज़ का इन देशों जो थे, अभी यहाँ पर तो यूरोप में तो क्या हो गया, सभी यूरोप के स्थान पर सभी जगह राष्ट्रवाद हो गया। तो यहाँ चले गए अभी कहाँ शासन करने के लिए, एशिया तथा अफ्रीका के देशों में अपना निशाना बनाया, जहाँ यूरोपियन देशों ने अपने उपनिवेशक स्थापित किए। और वहाँ जब हट गया तो वहाँ से अलग कहाँ, यूरोप, एशिया में, अफ्रीका में आकर अपना उपनिवेश, यानी कि वहाँ से अलग आकर यहाँ पर रहकर उपनिवेश जमाने लगे। हम लोग कह सकते हैं भारत में जो अंग्रेज आया था वो भी एक क्या उपनिवेशक के रूप में ही आया था। इन उपनिवेशों के शोषण पर ही औद्योगिकरण क्रांति के आधारशिला टिकी थी। इस साम्राज्यवादी प्रवृत्ति के कारण ही ओटोमन साम्राज्यवाद ध्वस्त हुए और पूरा बाल्कन क्षेत्र युद्ध का अखाड़ा बन गया। यही कारण था कि क्या चीज़, बाल्कन क्षेत्र, जब बाल्कन क्षेत्र में छोटे मोटे बाल्कन क्षेत्र भी ये कर रहा था, क्या चीज़, समूह में बट गया था। और यहाँ भी क्या होने लगा, औद्योगिक क्रांति होने लगा। और औद्योगिक क्रांति इतना जोर पकड़ा कि पूरा बाल्कन क्षेत्र में ही कि खाली क्रांति या कह सकते युद्ध ही युद्ध, जिस तरीका से लगता कि महाभारत होने लगा। यानी बाल्कन क्षेत्र क्या महाभारत का क्षेत्र एक जैसा बन गया। यूरोप में राष्ट्रीयवाद के इस प्रादुर्भाव ने
यूरोप ही नहीं वरन पूरे विश्व को जागरूक बनाया, जिसके कारण अफ्रीका एवं एशियाई उपनिवेशक में विदेशी सत्ता के खिलाफ मुक्त के लिए राष्ट्रीयता की लहर उपजी। यहाँ पर यूरोप में क्या हुआ, राष्ट्रीयवाद का भावना जब जागा तो यहाँ के लोग भी अफ्रीका, अब धीरे धीरे अफ्रीका और एशिया में भी उपनिवेश बढ़ गए, और जब उपनिवेश बढ़े तो यहाँ पर भी इन लोग क्या करने लगा, शासन करने लगे। और जब शासन करने लगे इन लोग, तब यहाँ भी क्योंकि का एकीकरण और राष्ट्रीयवाद का भावना भी उजागर होने लगा। इसी परिप्रेक्ष्य में भारत में भी यूरोपियन राष्ट्रवाद के संदेश पहुँचे शुरू हुए, और यही समय था क्या दे, भारत में भी, भारत उसमें क्या अंग्रेज़ का शासन था भारत में, तो वहाँ पर भारत में भी शासन आने लगा। मैसूर का शासन टिप्पू सुल्तान, मैसूर का शासन, भारत में मैसूर का सुल्तान कौन सा, टिप्पू सुल्तान। 1789 की फ्रांसीसी क्रांति में काफ़ी प्रभाव था। जब फ्रांसीसी की क्रांति हुआ था 1789 में, उस समय भारत में शासन किसका था, टिप्पू सुल्तान था। और यहाँ बाहर कौन कब्जा किए हुए था, अंग्रेज कब्जा किया था। इससे बहुत प्रभावित हुआ था। इस प्रभाव में उसने भी जैकोबिन क्लब की स्थापना की थी, और यही क्रांति करने के लिए इनने भी टिप्पू, क्वेश्चन पूछेगा, ध्यान देने योग्य बात, यहाँ पर पूछेगा क्वेश्चन, जैकोबिन क्लब की स्थापना किसने की, टिप्पू सुल्तान ने। जैकोबिन क्लब की स्थापना कब हुआ, 1789 के क्रांति के समय में भारत में जैकोबिन क्लब का स्थापना हो गया था, किसके द्वारा, टिप्पू सुल्तान के द्वारा, तथा स्वयं उसका सदस्य बना। यह भी कहा जाता है कि उसने श्रीरंगपट्टनम में भी स्वतंत्रता का प्रतीक वृक्ष की भी लगवाया, और इसने टिप्पू सुल्तान ने भी श्रीरंगपट्टनम में क्या स्वतंत्रता के प्रतीक, यानी कि यहाँ भी स्वतंत्र एक दिन होगा, ये क्या लगा है, वृक्ष लगा है। इसलिए कि जिस तरीक़ा से धीरे धीरे वृक्ष बढ़ेगा, उसी तरीक़ा से भारत भी धीरे धीरे स्वतंत्र की ओर बढ़ेगा। और क्या होगा, जिस तरीक़ा से वृक्ष अपने आप शाखाएँ को बढ़ाएगी, उसी प्रकार से भारत में भी राष्ट्रवाद और एकीकरण का भी शाखा क्या होगा, धीरे धीरे बढ़ेगा। इसलिए टिप्पू सुल्तान ने भी श्रीरंगपट्टनम में वृक्ष एक लगवाया। दूसरी तरफ 19वीं शताब्दी में चलने वाले सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन को नेताओं ने भी भारत में राष्ट्रीयता चेतना का जागना शुरू हुआ। इसी के फ्रांसीसी क्रांति के कारण ही यहाँ 19वीं शताब्दी में भी क्या हुआ, यहाँ के लोगों को भी क्या हुआ, सामाजिक और धार्मिक आंदोलन नेताओं ने शुरू कर दिया। उदाहरण स्वरूप राजा राम मोहन राय स्वयं अंतर्राष्ट्रीय घटना में काफ़ी रुचि लेते थे, और ये भी राजा राम मोहन राय जो भी थे, ये भी जब अंतर्राष्ट्रीय घटना हो रहा था, उस समय क्या उन लोग में देखते थे कि अंतर्राष्ट्रीय यानी कि विदेशों में क्या क्या हो रहा है। उन्होंने स्वतंत्र जनवाद एवं राष्ट्रवाद संबंधित अपने विचारों के कारण ही 1881 में नेपल्स की क्रांति की विफलता पर काफ़ी दुखद प्रकट की थी। इसी में नेपल्स की एक क्रांति 1821 में हुआ था और विफल रहा, तो उस पर बहुत दुख प्रकट किए थे कि ऐसा होना नहीं चाहे था। लेकिन 1823 ईस्वी में स्पेनिश स्वतंत्रता आंदोलन की सफलता पर उत्सव भोज किए थे, और यही जो थे राजा राम मोहन राय, जब 1823 में स्पेनिश में क्रांति सफल हुआ आंदोलन, तो वहाँ पर क्या चीज़, भोज रखें। जानते होंगे आप लोग भोज के मतलब, उत्सव भोज, 4 थान 5 थान है ना, आप लोग भी जाते होंगे खाने के लिए, वही भोज रखें। कौन, राजा राम मोहन राय। कालांतर में भारत में 1897 की क्रांति से ही राष्ट्रीयता के तत्व नज़र आने लगे थे, यानी कह सकते हैं राष्ट्रीयता का तत्व यानी भारत में ही नज़र आने लगे थे। कब, 1857 की क्रांति से ही, यानी कि 1857 फ्रांस में जब क्रांति हुआ था, उसी समय से भी भारत में भी क्या होने लगा था, राष्ट्रीयता आने लगा था, यानी कि कैसे एकीकरण या स्वतंत्रता के मान होने लगे थे। इस प्रकार यूरोप में जमीनी राष्ट्रीयता की भावना ने प्रथमतः यूरोप को एवं अंततः पूरे विश्व को प्रभावित किया। तो हम कह सकते हैं इसका एक ही परिणाम निकलता है, जब यूरोप में जब राष्ट्रीयता का भावना जागा, तो हम लोग कह सकते हैं कि यूरोप में ही नहीं, पूरे या यूरोप क्या पूरे विश्व को प्रभावित किया अपने क्रांतियों से। जब यूरोप में इटली, फ्रांस, जर्मनी, जब हंगरी में जब हुआ था एकीकरण, राष्ट्रवाद का भावना जागा था, तो वह सिर्फ यूरोप में ही नहीं, ये पूरे भारत में क्या ऐसा भावना जागा। जिस प्रकार आप देख सकते हैं टोक्यो ओलंपिक में सभी देशों ने गोल्ड मेडल जीते, और भारत में भी एक गोल्ड मेडल जीता, जो क्या है ना, भारत में भी भाला फेंक में एक गोल्ड मेडल जीता। अब भारत के लोग को इससे प्रोत्साहन मिला। अब यहाँ से यहाँ के लोग खिलाड़ी भी अब
बहुत मेहनत करेंगे, बहुत कठिनाइयाँ मेहनत करेंगे। और यहाँ के सरकार भी, मुझे उम्मीद है कि यहाँ के सरकार भी उन खिलाड़ियों पर क्या करेंगे, मेहनत करके उन्हें आगे बढ़ाने का चेष्टा प्रदान करेंगे। उसी प्रकार जिस प्रकार की यूरोप में जब हुआ था राष्ट्रवाद और सभी देशों में फैल गया, उसी प्रकार हमें लगता है कि भारत में भी क्या होगा, फैलने वाला है। करा जर्मनी राष्ट्रीयता की भावना को प्रभावित यूरोप को एवं अर्थात पूरे विश्व में प्रभावित किया, जिसके फलस्वरूप यूरोप के राजनीतिक मानचित्र में बदलाव हो तो आया ही, साथ साथ कई उपनिवेशक भी स्वतंत्र हुए। और यहाँ पर क्या हुआ, यूरोप में मानचित्र बदल गए, यानी देश बदल गए। पहले छोटे छोटे थे, वो मिल मिल कर एकीकरण होकर बड़े बड़े राज बन गए और राज क्या के एक देश के रूप में उभर कर सामने आए। इस तरीक़ा से कह सकते हैं कि यूरोप में क्या हुआ, पूरे मानचित्र बदल गया और उपनिवेशक भी बदल गए, यानी कि वहाँ पर जो व्यापार करने जाते थे, रहने जाते थे, उनका रहने का तौर तरीका भी क्या हो गया, पूर्ण रूप से बदल हो गया। तो आज यहाँ पर यूरोप में राष्ट्रवाद समाप्त होता है। तो हम बोल सकते हैं उम्र के आजम है सुगंधि पुष्टि बदनम उर्वरुक्नि बदनाथ मृत्युमोचित मामृतात। बोल दो यूरोप में राष्ट्रवाद महाराज की जय हो। तो आज यहाँ ख़त्म हुआ यूरोप में राष्ट्रवाद चैप्टर फर्स्ट, जो क्लास 10वां के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको अच्छा लगा होगा और इसे देखें और लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको अच्छा लगता तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बोल कर लिख कर हमें बता सकते हैं कि हम किस तरीक़े से इसे और समझाने का प्रयास करें, और क्या सिर्फ हिस्ट्री के करें कि कोई और सब्जेक्ट का हम क्वेश्चन आंसर कराएँ और इस तरीक़ा से विश्लेषण हमें उसे करें। हम इसके अगले पार्ट में आपको इसका प्रश्न उत्तर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक, मैच द फॉलोइंग, सारे को ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब प्रश्न को उत्तर देंगे। तो बने रहें पवन टीचिंग सेंटर के साथ, पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें। अंत तक वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।